हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी जेईई में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पूछा गया है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन दिल्ली सल्तनत द होल्डर ऑफ एन इक्ता हु ऑल्सो वर्कड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ हिज इक्ता वॉज डेजिग्नेटेड एज। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जो इक्ता होता था ना, इक्ता क्या होता था, ए पीस ऑफ लैंड। ठीक है, जो ग्रैंड पे मिलते थे, जैसे कोई ऑफिसर हो गया, ठीक है, उसको सैलरी के बदले में एक पीस ऑफ लैंड ग्रांट पे दिया जाता था। ठीक है, उसी को इक्ता कहा जाता था। और इक्ता का जो मालिक होता था उसको मुक्ति कहा जाता था। यही पूछा गया है, ये जो इक्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया इसको क्या कहा जाता है, तो मुक्ति कहा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का टर्म है, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनमें से एक है। ठीक है, मुक्ति। तो चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार इसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत में जो अपना टेरिटरी है ना, दिल्ली सल्तनत मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, ये आप ऐसे ऐसे इक्ता में बटे हुए थे और इक्ता का हेड को ही मुक्ति कहा जाता था। ठीक है, मुक्ति क्या करता था, तो मान लीजिए ये इक्ता है, इसका हेड है एक मुक्ति, वो क्या क्या उस अपने मुक्ति का जो लैंड टैक्स है उसको कलेक्ट करते थे, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, वहाँ पे सोल्जर्स को मेंटेन करते थे और रिक्रूट भी करते थे। ठीक है, रेवेन्यू और ये सब, ये जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपका सोल्जर्स के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, ये जो ये टैक्स मिल रहा है, और बाकी जो रेवेन्यू सरप्लस है वो सेंट्रल को भेज दिया जाता था, सेंट्रल ट्रेजरी में भेज दिया जाता था। ठीक है, ये सुल्तान के बिहाफ में अपना जो प्रोविंस है उसको संभालते थे। ठीक है, तो मुक्ति वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इक्ता। अरीज कौन था, आदर्श जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। अरीज कौन था, मिलिट्री ऑफिसर इन चार्ज ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, जैसे आपका इक्ता है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। जो जैसे आपका इक्ता है, तो इक्ता का हेड क्या है, मुक्ति, लेकिन मुक्ति तो सब काम खुद तो नहीं करेगा ना, तो वो अपने अंदर आरीज को रखता था। इसका काम क्या होता था कि सैनिक जो है, मिलिट्री सैनिक को रिक्रूट करना और आर्मी और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर इन चार्ज थे, उनको मेंटेन करने का काम आरीज का होता था। ठीक है, वजीर कौन होते थे, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे ना, उसी को वजीर कहा जाता था, चीफ मिनिस्टर या वजीर कहा जाता था। और काजी कौन होता है, जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई गलत कुछ करते थे तो उसको जजमेंट पास करना, जैसे अभी का जज का काम होता है, वही उस टाइम के काजी थे, जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, सारे टर्म समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द पाला किंग ऑफ बंगाल। कौन थे पाला किंग, धर्मपाल, वाज डिफीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग। धर्मपाल कौन से राष्ट्रकूटा किंग के द्वारा पराजित हुए थे, किसके द्वारा, ध्रुव धरवर्ष। ठीक है, ध्रुव धरवर्ष जो है उनके द्वारा पराजित किए गए थे। इन लोगों का एक लड़ाई हुआ था जो आपको सबको पता होगा, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें पालास थे, पालास कहाँ रूल करते थे, बंगाल वाले, बंगाल और बिहार के कुछ पार्ट में, और राष्ट्रकूटा डेक्कन में था, और गुर्जर प्रतिहार इस साइड में था, वेस्टर्न साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे था उत्तर प्रदेश में कन्नौज। तो कन्नौज आज के दिल्ली के जैसा है। ठीक है, सब यहाँ चाह रहे थे कि कन्नौज पे राज करे। तो ये तीनों कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थे। तो कभी ये 300 साल तक ऑलमोस्ट चला था लड़ाई। ठीक है, मतलब 700 से 1000 तक 1000 AD तक ये लड़ाई चला था। और ये 300 साल में कभी मान लीजिए प्रतिहार कन्नौज पे रूल कर रहे हैं, कभी पालास रूल कर रहे हैं, कभी राष्ट्रकूटा रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब धर्मपाल पाल राजा थे तब राष्ट्रकूटा किंग थे ध्रुव। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था कन्नौज को लेके, और ध्रुव ने धर्मपाल को हरा के कन्नौज पे कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कन्नौज पे अपना हक जमा लिए थे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। धर्मपाल क्या थे, एक पावरफुल पाला डायनेस्टी का एक रूलर थे। कहाँ पे रूल करते थे, बंगाल और बिहार में। 8 to 9 सेंचुरी CE में ये रूल करते थे। ठीक है, तो ये क्या करना चाह रहे थे कि अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाह रहे थे और कन्नौज पे रूल करना चाह रहे थे। तो उसी टाइम ध्रुव धरवर्ष ने क्या किया कि राष्ट्रकूटा का एक स्ट्रॉन्ग रूलर था जो कहाँ पे रूल कर रहा था, डेक्कन रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने नॉर्थ इंडियन कैंपेन स्टार्ट किया कन्नौज को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो धर्मपाल भी उस टाइम गया कन्नौज को कैप्चर करने के लिए और ये हार गया। ठीक है, धर्मपाल इनको भी हराया, सॉरी ध्रुव ने धर्मपाल को भी हराया, और गुर्जर प्रतिहार रूलर थे वत्सराज, इनको भी हराया और कन्नौज दखल कर लिया। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। समझ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था पालास और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच में होती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में 100 करोड़ बार पूछा गया है। ठीक है, और कृष्णा वन जो अदर ऑप्शन है, कृष्णा वन, इंद्र 3, गोविंद 3, ये सब राष्ट्रकूटा किंग थे। ठीक है, और कृष्णा वन के बारे में जो फैक्ट एग्जाम में मतलब 1000 बार पूछा जाता है, कैलाश टेम्पल, इलोरा का जो कैलाश टेम्पल है आपका महाराष्ट्र में है, ये किसने बनवाया था, कृष्णा वन। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA was founded in 1928। तो HSRA कब फाउंड किया गया था? 1928 में। कहाँ पे हुई? इन which of the following cities? तो ये दिल्ली में फाउंड किया गया था। तो HSRA है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसके ऊपर हम एक लेक्चर लाएंगे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे अनुशीलन समिति हो गया, HSRA हो गया, ऐसे बहुत सारे थे जिन लोगों का काम था कि ये चाह रहे थे ना कि ब्रिटिश को एकदम ख़त्म करके इंडिया में इंडिपेंडेंस लाना चाह रहे थे। तो इसके लिए लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश के जो अपना ऑफिसेस है उसको जला देते थे, वहाँ पे कई ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते थे। ठीक है, ये सब काम ये रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन करते थे। ये लोग ऐसे ब्रिटिश को डरा धमका के भारत से निकालना चाह रहे थे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको हम सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो ये जो HSRA है, तो ये कब फाउंड किया गया था? 1928 में दिल्ली में। पूछा जाता है सारी चीज़ की HSRA कब फाउंड किया गया था? 1928 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसका पहले क्या नाम था इसका पहले नाम था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, फिर नाम बदल के HSRA कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ओवरथ्रो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश को हटा के इंडिपेंडेंस लाना ही ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया को एस्टेब्लिश करना। फिर रिवोल्यूशनरी जो नेशनलिज्म है कि ब्रिटिश के साथ ऐसे मतलब अच्छे से पेश आके, ये अच्छे से अगर हम पेश आएंगे तो ब्रिटिश यहाँ से नहीं जाएगा, इन लोगों को डरा धमका के ही यहाँ से भगाना पड़ेगा। यही जो सोच है ना, यही है रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ये इंडियन यूथ के अंदर स्प्रेड करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन लोग करते थे। ठीक है, तो ये जो HSRA है इसका मेन लीडर्स कौन है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे 4 नाम दे देगा, बोलेगा कि कौन लीडर नहीं है। ठीक है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, 5 नाम याद रखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये तो मतलब ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग क्या किए थे? 2 कांड किए थे मेन। जो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डराने के लिए 1929 में, और JP सैंडर्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको भी मार दिए थे 1928 में। ये क्यों मार दिए थे? जो लाला लाजपत राय, उनका लाठी चार्ज के कारण डेथ हो गया था, तो उसी के बदले के लिए ये भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिलके ये JP सैंडर्स का हत्या किए थे, और इसी के कारण इन लोगों का फांसी भी हुआ था। ठीक है, तो समझ गए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। खिलाफत कमेटी कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? बॉम्बे में। ये भी पूछा जाएगा आगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन ना आगे क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि खिलाफत कमेटी कहाँ बनाया गया था। जैसे ये यहाँ पे क्या पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कहाँ फॉर्म हुआ था, वैसे ही ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे प्लेस बता दिया गया, ईयर पूछ लिया गया, वहाँ पे क्या पूछा गया था? वहाँ पे ईयर बता दिया गया था, प्लेस पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है, तो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा है, जून, जुलाई, मार्च, जनवरी, ईयर सारे एक है। तो अभी ना एग्जामिनर ना चाह रहे हैं कि आप डेट भी पढ़े, मंथ भी पढ़े और ईयर भी पढ़े, तीनों याद रखें। तो ऐसे तो सारे चीज़ के लिए तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उसका आपको याद रखना है। जैसे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, आपका खिलाफत मूवमेंट हो गया, फिर सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ये जैसे जैसे मेन इवेंट है ना, इसका आपका डेट, मंथ और ईयर तीनों याद रखना है। ठीक है, आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे इस बार NTPC के अंडर ग्रेजुएट के आपका जो CPT 1 है उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बहादुर शाह जाफर है जो मुगल का लास्ट सम्राट थे, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद तो उनको रंगून भेजा गया था, तो उनको किस महीने में और कौन से साल में, समझ रहे हैं, किस महीने में और कौन से साल में रंगून भेजा गया था, ऐसे क्वेश्चन बन रहे। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, महीने को भी थोड़ा नज़र मारना है कि कौन सा महीना है, अभी बस ईयर से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे टू डिफेंड टेम्पोरल पावर्स ऑफ खलीफा इन, आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 1919। ठीक है, जैसे आपका खिलाफत कमेटी क्यों बना था पता है? जैसे आपका वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था वहाँ पे ओटोमन एम्पायर का हार हो गया था। ठीक है, और ओटोमन एम्पायर का जो मेन वो था लीडर थे वो थे खलीफा, और इनको जो माना जाता था रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम। ठीक है, पूरा विश्व में जितना भी मुस्लिम है उनका रिलीजियस लीडर थे ये खलीफा। तो अब क्या चाह रहे थे ब्रिटिश, ये ओटोमन एम्पायर हार गए तो इनको गद्दी से हटा के ब्रिटिश रूल स्थापन करना चाह रहे थे आपका टर्की में जो ओटोमन एम्पायर है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी सब तो क्या सब धर्म के नाम पे तो सब भड़क जाते हैं, तो सारे जितने भी मुस्लिम थे वर्ल्ड वाइड सारे अपने अपने
कंट्री में रिवोल्ट करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया में सारे मुस्लिम एकत्रित हुए, तो उन्होंने एकत्रित होकर खिलाफत कमेटी बनाई। कब बनाए? मार्च 1919 में। क्यों? कि ब्रिटिश को ये बोलना चाह रहे थे कि हमारा ये जो खलीफा है इनको मत हटाओ, ठीक है। खलीफा मतलब बस वो एक राजा नहीं है, वो ये हमारा मुस्लिम का लीडर है, मुसलमान का लीडर है, ठीक है, रिलीजियस लीडर है। तो इसको ताकि ना हटाए, इसी चीज़ के लिए खलीफा का पावर को रिस्टोर करने के लिए ये खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। और ये खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चला था? 1919 से 1924 तक चला था, ठीक है। और 1924 में फाइनली खलीफा को पद से हटा दिया गया था। उसी के साथ साथ ये मूवमेंट भी ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इसका जो ये पूछा जाता है, ये खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे, ठीक है। लीडर थे कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हर्षद मोहानी। ये हम पढ़ाए थे, जहाँ पे हम लोग मूवमेंट सारे को डिस्कस नहीं किए थे। जैसे आप लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जहाँ पे सारे इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट करके एक लेक्चर है, सारे इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट को डिस्कस किए, ठीक है। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं पे था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लेक्चर को देख लेना है, वहाँ से इस बार NTPC CBT 2 में भी इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, जैसे खिलाफत मूवमेंट हो गया, वहाबी हो गया, देवबंद हो गया, इस सारे को हम डिस्कस किया। और जितने भी PIQ थे सारे को हम डिस्कस किए, तो लेक्चर जरूर देख लेना है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ लिए, क्या? खलीफा के जो पावर है उसको रिस्टोर करना ही था इस खिलाफत मूवमेंट का मेन मोटिव। तो ये खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में खिलाफत कमेटी गठन हुआ था। तो इस टाइम क्या हुआ था? गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लाए थे 1920 में। तो इन्होंने क्या चाह रहे थे कि मुस्लिम तो ऑलरेडी एकजुट हो ही गए थे, तो किसी तरह अगर मुस्लिम का सपोर्ट मिल जाए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए तो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट हो सकता है। तो गांधी जी इसलिए खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए थे, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो एक बहुत बड़ा लार्ज मास मूवमेंट में ये परिणत हुआ था, ठीक है। तो देख लिए सारे चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन हुमायून अटैक्ड द किंगडम इन 1532? क्या बोल रहे हैं कि जो हुमायून गुजरात अटैक किया था, कब किया था? 1532। ईयर याद रखना है, बाद में चल के यही क्वेश्चन बन सकता है। तो हुमायून जब 1532 में गुजरात को अटैक किया था, तो वहाँ का राजा कौन था, ठीक है। राजा कौन थे? बहादुर शाह, ठीक है। ये जो गुजरात में कौन सा डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रहे थे जब हुमायून अपना दिल्ली में रूल कर रहे थे? तो वहाँ पे गुजरात में जो डायनेस्टी था वो था मुजफ्फरिद डायनेस्टी, ठीक है। उसी मुजफ्फरिद जो डायनेस्टी है, तो वो क्या कर रहे थे? बहुत अपना टेरिटरी जो बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। और ये एक मुगल कहा था, दिल्ली में था, तो उनके लिए एक ना खतरा बन गया था कि ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, कहीं दिल्ली ना हथिया लें, ठीक है। और जो मुगल के राइवल थे उन लोगों को भी ये मुजफ्फर डायनेस्टी के जो राजा थे ये लोग शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सब के कारण हुमायूं ने गुजरात पे अटैक कर दिया, ठीक है। और इस अटैक में आपका बहादुर शाह जो है उनका हार हो गया, और कुछ टाइम के लिए गुजरात मतलब मुगल साम्राज्य के अधीन में आ गया था। हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और इनके पास कुछ पोर्ट थे, जैसे खंबात, आज का जो गल्फ ऑफ खंबात है वहाँ का जो पोर्ट, और सूरत पोर्ट, ठीक है। ये सब ये मुजफ्फरिद डायनेस्टी के पास थे, वो सब मुगल के अंडर आ गया था, ठीक है। कब हुआ था? 1532 में। अब जो क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी जो था ना, तो उन्होंने क्या किया था? आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर अटैक किया, उन दोनों का लड़ाई हुआ और शेर शाह सूरी जीत गया था, हुमायूं को भागना पड़ा था। तो अब क्या कि जैसे ही शेर शाह सूरी दिल्ली कैप्चर कर लिया था, तो हुमायूं तो चले गए थे, तो गुजरात अपना जो मुजफ्फरिद डायनेस्टी है उन्होंने अपना फिर से रूल वापस उनको मिल गया था, और उन्होंने फिर से राज करना स्टार्ट कर दिए थे। जो बाकी जो ऑप्शन थे, सिकंदर शाह, जाफ़र खान मुजफ्फर शाह टू, ये सब उसी डायनेस्टी के रूलर थे। और जाफ़र खान मुजफ्फर ये डायनेस्टी के फाउंडर थे। मुजफ्फरिद डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? जाफ़र खान मुजफ्फर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। मान्यखेत was the capital of which of the following dynasties during the 8th century AD? 8th century AD में कौन से डायनेस्टी का कैपिटल मान्यखेत था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो RRB JEE का है। अभी NTPC CBT 1 में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, राष्ट्रकूटा के कैपिटल क्या है? तो आंसर क्या था? मान्यखेत, ठीक है। अभी क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा, कैपिटल बता दिया गया, डायनेस्टी पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टडी करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑप्शन को भी स्टडी करना है। तो जो मान्यखेत था, ठीक है, मान्यखेत इसको मालखेड़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रकूटा का कैपिटल था। राष्ट्रकूट कहाँ पे रूल कर रहे थे? ये जो आपका इंडिया है, यहाँ पे डेक्कन पार्ट में, इस एरिया में राष्ट्रकूटा का रूल था। महाराष्ट्र ये सब एरिया में, यहाँ पे कर्नाटक के कुछ पार्ट, यहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे। मेडिएवल इंडिया का बात है 8th to 10th सेंचुरी। तो यहाँ पे पाल थे, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच में जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो हुआ था, अभी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। और ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का मोस्ट फेमस रूलर थे अमोघवर्ष I, ठीक है। इन्होंने मान्यखेत को अपना कैपिटल है जो बनाया था। और मान्यखेत कहाँ है? अभी प्रेजेंट डे कर्नाटका का जो गुलबर्ग रीजन है वहाँ पे है
आपका मन्नखेत, ठीक है। इन्होंने एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज को दखल करने के लिए ये लोग इसी में हिस्सा लिए थे। और फेमस रूलर कौन है? राष्ट्रकूटा का दंतीदूर कृष्णवान और अमकवर्षावान। अभी हम लोग पढ़े कृष्णवान क्या किए थे, जो इलोरा का, महाराष्ट्र में जो इलोरा है वहाँ का कैलाश टेम्पल इन्होंने बिल्ड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिहार का कैपिटल वहाँ पे कुछ टाइम के लिए कन्नौज था। गुर्जर प्रतिहार, अभी हम बोले गुजरात के एरिया में ये लोग रूल कर रहे थे। चेरा, चेरा कहाँ पे थे? केरल में। जैसे चोला थे, साउथ इंडिया के जो मेन 3 डायनेस्टी है, चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है। तो चोला, चेरा जो है यहाँ पे केरल में रूल कर रहे थे, और चोला है यहाँ पे तमिलनाडु एरिया में, इस एरिया में। जैसे यहाँ पे था, एक्चुअली अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए इस एरिया में था आपका चेरा और इधर था चोला, ठीक है। अब पांड्या थोड़ा ऊपर था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चेरा थे केरल रीजन में रूल कर रहे थे, और पाल जो थे वो बंगाल में थे, और इसका कैपिटल कुछ टाइम के लिए गौर था, मुंगेर के आसपास इसका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, कौन से डायनेस्टी इस स्ट्रगल में मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए थे? किस लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। तो कौन से डायनेस्टी नहीं किए थे? चोलास ने नहीं किए थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में ये हुआ था, ठीक है। कन्नौज को लेके हुआ था। अभी ये सब तो हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ बंगाल का था, ये तो वेस्टर्न इंडिया में था, राष्ट्रकूटा डेक्कन में था, ठीक है। तो इसमें और कुछ ये नहीं, 8 to 10 सेंचुरी तक ये लड़ाई चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1927? 1927 में ऐसा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन महाराष्ट्र? कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। टू एक्सेस पब्लिक रिसोर्सेज सच एज वाटर बॉडीज, टेम्पल्स एंड स्कूल। ये जो पब्लिक रिसोर्सेज जो है, वाटर बॉडी, टेम्पल, स्कूल, इस सब में मतलब एक्सेस के लिए, ये सब के एक्सेस के लिए महाराष्ट्र में 1927 में B.R. अम्बेडकर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसका नाम है महाद सत्याग्रह, ठीक है। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था? जैसे आपका जो महाद है ना, महाद एक टाउन है महाराष्ट्र का, ठीक है। इस टाउन में जैसे दलित लोग होते थे ना, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी एक दलित थे, ठीक है। तो इन लोगों का जो पब्लिक वाटर है उसका एक्सेस नहीं मिलता था। पब्लिक टैंक में, टेम्पल में जाना अलाउड नहीं था, स्कूल में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस में इन लोग का आना जाना मना था। तो इसके लिए, ताकि इक्वालिटी आए, ठीक है, सबको डिग्निटी मिले और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, इन्होंने क्या किया था कि पानी पी लिया था। एक जो चावदर टैंक था, एक पब्लिक टैंक था, वहाँ से ये इन्होंने पानी पी लिया था 20 मार्च 1927 को, ठीक है। और ये जैसे कोई सिविल लॉ को तोड़ना है ना, सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है, तो ये एक सिविल डिसओबीडियंस था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो यही था आपका महाद सत्याग्रह, ठीक है। दलित के राइट के लिए पहली बार ऐसा कोई मास मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए किस लिए हुआ था? अनटचेबिलिटी और इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी और लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन थे क्या थे? बॉम्बे पीजेंट रिवोल्ट, ये था फार्मर को लेके। खेदा सत्याग्रह सबको पता है, महात्मा गांधी ने किया था 1918 में लैंड रेवेन्यू को लेके। और साहदा मूवमेंट, ये ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट था। तो ये मूवमेंट हम लोग का एक लेक्चर है, आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जहाँ पे इस बार ना ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, और सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं वहाँ पे उस वीडियो में। तो वहाँ पे उसमें 3 पार्ट में वीडियो है, तो 2 पार्ट अभी ऑलरेडी आ चुका है, 1 पार्ट आना बाकी है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट तो नहीं था, साहदा मूवमेंट से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी बहुत सारे मूवमेंट जहाँ से क्वेश्चन थे वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन स्टार्टेड द वुमेन इंडियन एसोसिएशन इन 1917? ERB ध्यान रखना है, कभी कभी ERB पूछता है, ठीक है। जब एग्जाम में कठिन क्वेश्चन बनाना होता है तो ऐसे ER पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये किसने फाउंड किया था वुमेन इंडियन एसोसिएशन? ये फाउंड किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने और क्या फाउंड किया था? होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग। कहाँ पे फाउंड किया था? ये मद्रास में 1916 में। और इन्होंने प्रेसिडेंट भी बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला फीमेल प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1917 में, ठीक है। तो इन्होंने ये वुमेन इंडियन एसोसिएशन क्यों फाउंड किया था 1917 में? कहाँ पे किया था? आदियार मद्रास में, जो अभी चेन्नई है, ठीक है। सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए ये एसोसिएशन को गठन किया गया था, ठीक है। हाँ, और आपका यहाँ पे यही है, यहाँ पे और कुछ नया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शंस है, उषा मेहता, माधव भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में बहुत बार, मतलब सीजीएल में तो मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन बना है। सारे पॉइंट यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, सारे आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो याद कर लेना है, ठीक है। उषा मेहता कौन थे? जो एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो थे, यही क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है कि TCS जब कराता था क्वेश्चन तब पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में सीक्रेट कांग्रेस रेडियो किसने
ये किया था, चलाया था, तो उषा मेहता आंसर था। ठीक है, माधव भिकाजी कामा कौन थे? माधव भिकाजी कामा भी एक विप्लवी थे जो आपका फ्लैग होस्ट किए थे जर्मनी में 1907 में, इंडियन फ्लैग जर्मनी में होस्ट किए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मतलब फॉरेन कंट्री में या जर्मनी में इंडियन फ्लैग किसने होस्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा माधव भिकाजी कामा। ठीक है, और सरोजिनी नायडू, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो मतलब 1000 बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन था? तो सरोजिनी नायडू। और वुमेन प्रेसिडेंट हो जाएगा तो एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो दूसरा फैक्ट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर वुमेन गवर्नर कौन थे? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला रेबिलियन से रिलेटेड हम लोग का जो ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट को लेकर जो लेक्चर है उसमें ये डिस्कस की गई है। मोपला रेबिलियन लेक्चर को जरूर देख लेना है, सारे PYQ को वहाँ पे डिस्कस की गई है, जितने भी ट्राइबल रेबिलियन से जितने भी क्वेश्चन थे सारे को डिस्कस की गई है उस वीडियो में। ठीक है, तो मोपला रेबिलियन कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मोपला रेबिलियन हुआ था केरल में। ठीक है, ये मोपलास कौन थे? मोपलास थे ना, ये जो केरल का मालाबार रीजन है, मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरल का, वहाँ का जो मुस्लिम पीजेंट्स थे उनको मोपला कहा जाता था। ठीक है, तो इनको माप्पालिस भी कहा जाता था। तो वहाँ पे जो पीजेंट थे वो मुस्लिम थे, और जमींदार जो थे ना हिंदू लैंडलॉर्ड्स, तो वो हिंदू थे, उनको जेनमिस भी कहा जाता था। तो अब क्या होता था ना, ये आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो जितने भी ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट हुए थे ना, सारे ये ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ही हुआ था। ठीक है, सारे के सारे मतलब हिंदू लैंडलॉर्ड तो नहीं थे, सारे लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हुआ था। ये मोपला रिबिलियन स्पेशली हिंदू लैंडलॉर्ड की, क्योंकि मालाबार रीजन में लैंडलॉर्ड हिंदूज हुआ करते थे और पीजेंट्स मुस्लिम हुआ करते थे। तो जो भी ये टेनेंट्स फार्मर थे, ये लोग मतलब इतना ये लोग टैक्स वसूलते थे हिंदू लैंडलॉर्ड, तो इसके लिए ये लोग रिवोल्ट किए थे कि इतना टैक्स हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट ये लोग रिबिलियन किए थे। ठीक है, जो इकोनॉमिकली इन लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है, हाई रेंट और ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, और ये पहले जो खिलाफत मूवमेंट उस टाइम हो रहा था ना, क्या होता है 1921, तो खिलाफत मूवमेंट तो 1919 से आपका 1924 तक चला था। तो ये लोग भी तो मुस्लिम थे, तो उसके साथ मिल गए थे। तो ऐसे तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक पीजेंट अपराइजिंग के तौर पर स्टार्ट हुआ था, बाद में ये बहुत वायलेंट हो गया था, क्योंकि इन लोगों को लगा था ना कि ये जो ब्रिटिश है और हिंदू लैंडलॉर्ड दोनों मिले हुए हैं, तो ये बाद में हिंदू मुस्लिम दंगा में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, और बहुत लोगों का डेथ हुआ था। बाद में ब्रिटिश ने मिलिट्री फोर्स लगा के इसको सप्रेस किया था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें भी इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मालाबार रीजन, जो साउथ मालाबार है प्रेजेंट केरला में, ये हुआ था। पंजाब में कौन सा मूवमेंट हुआ था? गदर मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और बंगाल में जितने भी इंडिगो रिलेटेड रिवोल्ट है ना, स्वदेशी मूवमेंट, वो सारे बंगाल में हुआ था। और असम में ट्राइबल मूवमेंट हुआ था, और ट्री प्लांटेशन मूवमेंट, जैसे अहोम मूवमेंट हो गया। अहोम मूवमेंट भी आपका उस क्वेश्चन आया था उससे भी, और वीडियो में डिस्कस की गई, वीडियो को देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट इज अ चैत्य? मतलब बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसमें चैत्य क्या है? चैत्य आपका है ना एक हॉल ऑफ फॉर प्रेयर एंड असेंबली। जैसे हम लोगों के लिए मंदिर है ना, वैसे बुद्धिस्ट लोगों के लिए चैत्य है। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो हम लगाए, हाँ ये एक चैत्य के अंदर का फोटो है। ये है आपका स्तूपा। स्तूपा में क्या रहता है ना, जैसे कोई बुद्धिस्ट मॉन्क मर गया या फिर कुछ स्तूपा में बुद्धा का ही जो अवशेष है, शरीर का जो अवशेष है वो इसके अंदर है। ये इन लोगों के लिए प्रतिमा है, और इसके चार पास ये लोग प्रदक्षिण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, मेडिटेशन हो गया। ठीक है, और कुछ भी आपका फेस्टिवल है तो वहाँ पे गैदरिंग के लिए, जैसे हम लोग का मंदिर है वैसे यहाँ का। और ये सारे जो पिलर है, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक तो क्या है, एक हॉल फॉर प्रेयर एंड असेंबली, चैत्य। ठीक है, तो ये एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है चैत्य या फिर चैत्य गृह। ठीक है, प्रेयर हॉल और असेंबली हॉल। ठीक है, यूज्ड फॉर वर्शिप, पूजा पाठ के लिए, और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता था। इसको बोलते हैं ना एप्सिडल या सेमी सर्कुलर हॉल। क्यों? देखिए ये है ना ऐसे है। ठीक है, ऐसे घर नहीं है, ऐसे है, इसलिए सेमी सर्कुलर हॉल थे। ठीक है, स्तूपा प्लेस्ड एट वन एंड, कहाँ पे है? एक साइड पे स्तूपा है, एक एंड में, तो हॉल के एक एंड में। ठीक है, और इस स्तूपा के चार पास लोग प्रदक्षिण करते थे। किस लिए यूज़ होते थे? प्रेयर, मेडिटेशन और रिलीजियस गैदरिंग के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैत्य क्या है? कार्ला केव महाराष्ट्र में है, वाजा केव और अजंता केव। ये भी अजंता केव में भी कुछ केव है जो बुद्धिस्ट लोगों को डेडिकेटेड है। ठीक है, डेकोरेटिव कोलम। कोलम क्या है? ये जो पिलर होते थे, ठीक है, जो उसमें डेकोरेशन होता था अगर, तो उसको डेकोरेटिव कोलम कहा जाता है। जैसे ये है आपका डेकोरेटिव कोलम। ठीक है,
रेसिडेंशियल स्पेस फॉर मॉन्क, उसको विहार कहा जाता है, जहाँ पे पूजा मंदिर को चैत्य और जहाँ पे मॉन्क लोग रहते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं, जहाँ पे रेसिडेंशियल प्लेस है तो उसको विहार कहा जाता है। उसको अभी इंग्लिश टर्म क्या है उसका, मोनास्ट्री, ठीक है। टाइप ऑफ स्तूपा, ठीक है, स्तूपा क्या है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, इसको स्तूपा कहता है जहाँ पे रिलिक्स रहता है बुद्धिस्ट मॉन्क का, ठीक है। तो चैत्य बिहार के अंदर क्या डिफरेंस है, ये प्रेयर हॉल है और ये रेसिडेंशियल मोनास्ट्री है। यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसमें स्तूपा होता है, इसमें रूम होते हैं रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु was related to which of the following religious sect? चैतन्य महाप्रभु कौन से रिलीजियस सेक्ट से बिलोंग करते थे? ये वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। आपका जो कपालिका सेक्ट है ना, वो तंत्रिक शैविज्म, आप लोग देखे होंगे ऐसे वीडियोस में भी, यूट्यूब में भी देख सकते हैं सर्च करके, अगर आप नहीं देखे तो। जो कुछ सन्यासी होते हैं जो पूरे शरीर में ऐसे, कुछ मेले में भी रहते हैं ये लोग, पूरा जो भूसा भूसा लगा के आते हैं, वो लोग कपालिका होते हैं, ठीक है। तंत्रिका जो शैविज्म है उसको फॉलो करते हैं। और शैवा कौन सा है, जो शिव की पूजा करते हैं। तंत्रा वंत्र क्या है, जो आपका वशीकरण हो गया ये सब ना, वो सब तंत्र मंत्र में आता है, ठीक है, जादू टोना वगैरह, ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन थे, ये ना इसका जो ड्यूरेशन है, तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन थे, इन्होंने कब से कब तक मतलब जिंदा था, 1486 से 1534 तक, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट सेंट था भक्ति मूवमेंट का, जिन्होंने वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते थे। और ये लॉर्ड विष्णु का जो एक इनकारनेशन है, कृष्णा कौन है, लॉर्ड विष्णु का एक रूप है, इनकारनेशन का मतलब रूप है, ठीक है। तो कृष्णा का पूजा करते थे और ये नाम संकीर्तन करते थे। जैसे नाम संकीर्तन क्या है, जो हरे कृष्ण बोलते हैं ना, उसी को नाम संकीर्तन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि रिचुअल करने का जरूरत नहीं है, लव और डिवोशन, बस भगवान का नाम लो, इसी से सब हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कृष्णा भक्ति जो है, डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, इसी चीज़ को प्रोपागेट किया था। इनके कोई जात पात भेदाभेद नहीं था कि हाँ यही लोग बस पूजा कर सकते हैं, यही लोग कृष्णा का नाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं, सब के सब लोग कृष्णा का पूजा कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ था। तो और इन्होंने जो फाउंड किया था गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है। तो इनके जो मठ वगैरह है ना, जहाँ पे इनका जैसे तो उनको ना वैसे गौड़ी मठ कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे कृष्ण का पूजा करते हैं। और ये वैष्णव जो लोग हैं, वो लोग जहाँ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसको गौड़ा मठ कहा जाता है। ये बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा फैला था। तो बस इतना ही इसमें था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी जो सॉल्ट मार्च स्टार्ट किए थे, अकम्पनीड बाय डैश ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। इतने वॉलंटियर के साथ इन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, तो 78 वॉलंटियर के साथ, ठीक है। जो सॉल्ट मार्च है, डांडी मार्च, ठीक है, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930। यार एकदम मंथ ईयर डेट तीनों याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और डांडी, गुजरात के डांडी तक, ठीक है, ये समंदर के तीर के एक इलाका है डांडी, वहाँ तक इन्होंने मार्च किया था, ठीक है। और वहाँ जाके ये लोग क्या कहते, 78 लोग थे। और क्यों इतने कम लोग थे, कि वो चाह रहे थे बस कमिटेड वर्कर्स ही मेरे साथ रहे, ठीक है, डिफरेंट रीजन, कास्ट और रिलीजन से ये 78 लोगों को चुने थे और इन लोगों के साथ ये सॉल्ट मार्च किए थे। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से डांडी तक, ठीक है। और वहाँ जाके 6 अप्रैल 1930 में ये डांडी पहुँचे थे। और वहाँ जाके उस टाइम ना ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्ट मेकिंग नहीं कर सकते जनरल पब्लिक, तो वहाँ जाके इस लॉ को तोड़े थे, ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को, और जाके वहाँ पे सॉल्ट बनाए थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, कि कोई लॉ को तोड़ना, उसी को सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक प्लेस एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सबको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था आपका, मुंबई में 1885 में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है वहाँ पे। प्रेसिडेंट कौन था, WC बैनर्जी। फाउंडर कौन थे, A.O. ह्यूम, ठीक है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। और A.O. ह्यूम कौन था, ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। कितने डेलीगेट्स थे, 72, याद रखना है। डांडी मार्च में कितने थे, 78, और यहाँ पे कितने थे, 72, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बन गया था, एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। उससे पहले ना बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बन रहे थे, इसलिए ब्रिटिश ने सब कुछ मतलब ह्यूम ने क्या किया कि ऐसे इतने ऑर्गेनाइजेशन ना रहे, ताकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहे, ताकि हैंडल करने में आसानी हो। इसलिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़े मतलब नेशनल लेवल पर बना दिया गया था, ठीक है, ताकि एक ही कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रहे।
और लाहौर में आईएनसी का कौन सा सेशन हुआ था? 1929 का जो सेशन था उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन लाहौर सेशन में हुआ था। कलकत्ता सेशन का हुआ था 1906 का, और इलाहाबाद में 1880 और 1910 का सेशन इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिगो रिबेलियन, ये भी हम लोग रिबेलियन वाले लेक्चर में कवर किए हैं, जाके देखना है उसको। ठीक है, इंडिगो रिबेलियन टूक प्लेस इन कब, कहाँ पे हुआ था? 1859 टू 1860। यार याद रखना है, आगे चल के यही से क्वेश्चन बन जाएगा। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। इंडिगो से रिलेटेड जितने भी रिबेलियन हुआ था वो बंगाल में हुआ था। इसको नील विद्रोह बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। अभी का ये नदिया, जसोर, पाबना और राजशाही, ये नदिया तो अभी प्रेजेंट डे बंगाल में है, और जसोर, पाबना और राजशाही बांग्लादेश में है प्रेजेंट डे। ठीक है, ये जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स है, जो नील के खेती करवाते थे फार्मर से, उन लोगों को यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स कहा जाते थे। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में और इनका जो एक्सप्लॉयटेटिव प्लांटेशन सिस्टम है, इसके अगेंस्ट में ये नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, कि हम लोग को ज़बरदस्ती नील का खेती करवा रहे हैं, पेमेंट बहुत कम दे रहे हैं, और बहुत हाई इंटरेस्ट पे हम लोग को लोन दे रहे हैं जो हम कभी चुका नहीं पा रहे। ठीक है, ये सब के कारण इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे थे कि हम लोग इंडिगो नहीं उगाएंगे, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, और मास प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, और इंडिगो प्लांटर्स को बॉयकॉट कर दिया था। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत सक्सेसफुल था, क्योंकि इसके बाद एक इंडिगो कमीशन बना था 1860 में, और उसके तहत ऑफिशियली ये चीज़ एक्सेप्ट किया गया था कि इंडिगो कल्टीवेशन वाज ऑपरेसिव, बहुत ख़राब तरीके से करवाया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम है वो डिक्लाइन कर गया था। ठीक है, और इस टाइम एक जो दीनबंधु मित्त, ये बहुत बार एग्जाम में आए फैक्ट कि नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्त। तो उन्होंने इसी नील विद्रोह के ऊपर ये एक ड्रामा लिखा था जो कि उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? फास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है, 1206 में स्थापन किए थे। कहाँ कब से कब तक रूल किए थे? 1206 से 1210, बस 4 साल। ठीक है, और ये कौन थे? मोहम्मद गोरी के स्लेव थे ये। बस मोहम्मद गोरी बस इंडिया आए थे, अटैक किए और चले गए, और इन्होंने अपना जो स्लेव है उसको एज ए गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करके चले गए। तो ये जब मोहम्मद गोरी का जब डेथ हो जाता है 1206 में, तो इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषणा कर देती है और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं, और इसी के साथ साथ स्लेव डायनेस्टी का स्थापना भी हो जाता है। ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुब मीनार तो सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन कवातुत-उल-इस्लाम मॉस्क, कवातुत-उल-इस्लाम मॉस्क जो है वो भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। वो सब नहीं कर पाते कि वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। ठीक है, और इनको लाख बॉक्स भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बॉक्स किसका टाइटल है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि ये बहुत लाखों का डोनेशन किया था इसलिए। कब से कब तक रूल किया था? 1206 से 1210। ठीक है, बलबन कौन थे? इस और इल्तुतमिश के बाद आए थे। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद नहीं, आपका वो कौन है जो लेडी रूलर थी, उसके बाद वो आई थी। उसके बाद जो लेडी रूलर है ना, आपका नाम दिमाग से निकल जा रहा है, जिसको मरवा दिया गया था, उसके बाद बलबन ने आया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी डायनेस्टी का थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ, कहाँ के पीपल थे? वर फेमसली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक्चुअली ये भी एक ट्राइबल मूवमेंट थे, पर ये आज़ादी के बाद हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? आपका देख सकते हैं 1973 में। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? गाढ़वाल हिमालय, प्रेजेंट डे कहाँ है अभी? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो गाढ़वाल रीजन है हिमालय का, वहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था। इसके जो की लीडर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भाट और गौड़ा देवी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर है जो अभी का उत्तराखंड का चामोली डिस्ट्रिक्ट है और रेनी विलेज है। यहाँ पे ये गाढ़वाल हिमालय रीजन है, यहाँ पे ये मूवमेंट हुआ था। किस लिए हुआ था? यहाँ पे ना ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे पेड़ है ना, पेड़ को वुमेन लोग ऐसे हग करके रख लिए थे कि हम लोग पेड़ कटने नहीं देंगे। ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट ये लड़ाई हुआ था, चिपको मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। कौन बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर स्थापना किए थे? आचार्य PC राय। ठीक, ये आचार्य प्रफुल्ल रॉय कौन थे? ये ना जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है कलकत्ता में, वहाँ के प्रोफेसर थे, और इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स 1901 में इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, तो और ये पहला जो इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल कंपनी था। ठीक है, और ये जो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब इंडियन मेड मेडिसिन का बहुत ज़्यादा वो हुआ था, लोग ब्रिटिश मेड मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहते थे, तो इसका बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था उस टाइम पे। अभी भी है बंगाल केमिकल, अभी भी कोलकाता में है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? सबको पता है, इन्होंने भी एक नेशनलिस्ट थे,
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी एक पॉलिटिकल लीडर थे और बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाल बाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आर्टिसन गिल्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। गिल्ड का मतलब श्रेणी होता है, ठीक है। जो आर्टिसन श्रेणी से कौन बिलोंग नहीं करते थे? एस्ट्रोलॉजर आर्टिस्ट थोड़ी, आर्टिसन थोड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 क्लास थे जो आर्टिसन गिल्ड से बिलोंग करते थे। कारपेंटर, पॉटर, वेवर्स, ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ और मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ठीक है। कारपेंटर लोग कौन थे? कारपेंटर लोग थे जो आपका लकड़ी की जो चीज़ें बनाते हैं उसको कारपेंटर कहा जाता है। पॉटर जो मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं। वीवर जो कपड़े बुनते हैं। ब्लैकस्मिथ जो लोहे का चीज़ बनाते हैं। गोल्डस्मिथ जो सोने का चीज़ बनाते हैं। मर्चेंट और बैंकर जो पैसे वैसे उधार देते हैं, पैसे रखते हैं, वो, ठीक है। तो इन लोगों को आर्टिसन और ट्रेड गिल्ड कहा जाता है। तो इन लोगों में से कौन नहीं है, तो वही पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। मौर्य पीरियड कब से कब तक था? 321 से 185 तक, ठीक। तो ये जो 6 क्लास है ना, इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आगे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो है ना, ये 6 क्लासेस के बारे में अर्थशास्त्र में मेंशन है कि ये लोग आर्टिसन गिल्ड से बिलोंग करते थे। ये कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम एक्सट्रीमिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि पूर्ण स्वराज, टू अटेन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इनका गोल था, ठीक है। जो हमारा मॉडरेट्स थे वो क्या चाह रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, लेकिन ये लोग क्या चाह रहे थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल है उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है। ये लोग स्वदेशी जो अपना इंडियन गुड्स को यूज़ करना है और फॉरेन गुड को बॉयकॉट करते थे। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते थे और इसी तरह ये पैसिव रेजिस्टेंस खड़ा किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। और ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स है उसको जला देते थे, ऑफिसर्स को कुछ कुछ मार देते थे, ठीक है। उनका जो हथियार है उसको लूट लेते थे। ऐसे करके ये लिबरेशनरी एक्टिविटीज़ जो है चलते रहता था एक्सट्रीमिस्ट का। ये जो मेन लीडर कौन है, ये तो करोड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, इस तीनों को एक साथ बोला जाता है, ठीक है। और आपका इनका जो फेमस स्लोगन है तिलक जी का क्या है? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये भी करोड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या था? ये लोग ना आराम आराम से पिटिशन और प्रेयर से बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करते थे। ये लोग थोड़ा एग्रेसिव थे, ठीक है। ये ब्रिटिश रूल के अंदर ही बस रिफॉर्म चाहते थे कि हमें बस डोमिनेंट स्टेटस मिल जाए, हमें बस रूल अच्छा हो, ठीक है। और ये लोग चाहते थे आज़ादी, कंप्लीट फ्रीडम इन लोगों का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लोगों का गोल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which official in the Gupta administration was responsible for peace and war matter? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आया है। हम लोग अभी मौर्य डायनेस्टी को कवर कर लिए कि मौर्य से जितने भी क्वेश्चन रेल के डिफरेंट एग्जाम में इस बार पूछा गया था सारे एक वीडियो में कंपाइल करके डाल दिया गया है। वीडियो को जरूर देख लेना है। गुप्ता अभी नेक्स्ट उसका लेक्चर जो गुप्ता ही है वो आएगा। तो गुप्ता वहाँ पे हम लोग मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रॉपर डिस्कस किए। ये क्वेश्चन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से है। ये जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, आपका अलाउद्दीन खिलजी का आता है, ठीक है, उनका आता है। और मतलब दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो, और अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़ा साउथ इंडिया का जो चोला वगैरह है ना, वहाँ पे जो थोड़ा कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार एक आधी क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाते हैं, जैसे विजयनगर और बहामनी, विजयनगर से वहाँ से भी बन जाते हैं। लेकिन मेन जो है ना मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत वाला और अकबर वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जरूर अच्छे से करना है। तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का कौन ऑफिसर थे जो पीस एंड वार के लिए मतलब पीस एंड वार को ये करते थे? तो कौन थे? संधि विग्रही का, ठीक है। संधि का मतलब हम लोग का क्या है? संधि का मतलब होता है ट्रीटी, ठीक है। तो ये लोग मैटर्स रिलेटेड टू पीस एंड वार, ठीक है, ये लोग इसी को हैंडल करते थे। इन लोग को फॉरेन, आज का जो फॉरेन मिनिस्टर का काम, तभी उन लोगों का संधि विग्रही का काम भी यही था, ठीक है, कि कब युद्ध करना है, कब ट्रीटी करना है, ट्रीटी का कंडीशन क्या होगा, ये सारी चीज़ ये लोग डिसाइड करते थे, ठीक है। वार का स्ट्रेटेजी क्या होगा पीस निगोसिएशन करने के लिए, तो ये सब इसका काम था, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन क्या था कि महाप्रतिहार, ठीक है। महाप्रतिहार कौन था? जो चीफ पैलेस ऑफिसर थे, डोर कीपर ऑफ रॉयल कोर्ट, ठीक है, उसको महाप्रतिहार कहा जाता है। विषयापति कौन थे? विषय मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो विषय का जो पति है, हेड है, उनको ही विषयापति कहा जाता था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेड। और महादंड नायक, दंड का मतलब क्या है? दंड का मतलब है पनिशमेंट, तो जज देता है ना पनिशमेंट, तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर, हेड ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट को महादंड नायक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अभी जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से है। हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर पार्ट है वहाँ से रिलेटेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब ऑल इस्लाम मॉस्क अभी हम लोग पढ़े, किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी बोले कहाँ पे ये लोकेटेड है, कौन से सिटी में? दिल्ली में है। जो कुतुब मीनार है, जिन लोग भी गए हैं उसको पता होगा, कुतुब मीनार में ये स्थित है। यहाँ पे फोटो भी लगा, ये है आपका कुतुबुद्दीन
इस्लाम मॉस्क, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। फास्ट मॉस्क बिल्ड इन इंडिया क्या है? कुतुब और इस्लाम मॉस्क, ठीक है। कहाँ पे है? मेरौली, न्यू दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ऐसा माना जाता है कि हिंदू और जैन टेम्पल के ऊपर ये चीज़ बनाया गया था, ठीक है। और जो सिकार है, जो ऑप्शन में दिया गया था, सिकार जो है एक राजस्थान का सिटी है। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार और गोलकोंडा, ठीक है। और अजमेर में क्या है? अजमेर शरीफ दरगाह, सबने तो नाम सुना होगा अजमेर शरीफ दरगाह का, ये अजमेर में है, ठीक है। और ये कब बिल्ड हुआ था? 1193 CE में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु? तमिलनाडु का फेमस टेम्पल कौन है जो द्रविडियन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और उसमें 1000 पिलर हॉल है, ठीक है। 1000 पिलर हॉल किसमें है? मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम फोटो लगाए हैं, ये देख सकते हैं, ये आपका मीनाक्षी टेम्पल का फोटो है, कलरफुल, ठीक है। ये मादुराई तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये किस लिए फेमस है कि टॉल गोपुरम, अब ना गोपुरम का फोटो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं, ये जो है गोपुरम है, ये और कितने कलरफुल है, इसके लिए फेमस है आपका, कहाँ गया, हाँ। और इंट्रिकेट स्कल्पचर, कितना देख रहे, कितना बारीकी से पूरा काम है, ये इंट्रिकेट स्कल्पचर के लिए। और 1000 पिलर हॉल, इसमें ना इसे नीचे, यहाँ ये फोटो में तो नहीं दिख रहा, इसका जो नीचे है, ये जो बेसमेंट है, मतलब बेसमेंट तो नहीं, जहाँ पे मतलब मंदिर है, हॉल है, वहाँ पे 1000 पिलर है ऐसे ऐसे करके, तो 1000 पिलर हॉल और इंट्रिकेट स्कल्पचर और ये जो टॉल गोपुरम है, तो इसके लिए ये फेमस है, ठीक है। ये कौन से देवी को मतलब देवी का मंदिर है? मीनाक्षी, जो पार्वती मतलब कि देवी दुर्गा का मंदिर है। और लॉर्ड सुंदरेश्वर, जिसको शिवा मतलब शिव पार्वती, देवी दुर्गा और महादेव का ये मंदिर है, ठीक है। 1000 पिलर हॉल के लिए फेमस है, ठीक है। और कंचीपुरम का जो टेम्पल ऑप्शन में दिया गया था, वो वहाँ पे भी कंचीपुरम में भी टेम्पल होता है, ठीक है, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है। जगन्नाथ टेम्पल सबको पता होगा, पूरी उड़ीसा में है। और ये कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर है। आजकल ना जैसे हम लोग बस पहले क्या पढ़ते थे, द्राविड़ और आपका जैसे नॉर्थ इंडिया में हो गया आपका, अभी आपको भी ये द्राविड़ ये सब पढ़ के नहीं होगा, आपको कलिंगा स्टाइल भी पढ़ना है, आगे चल के आप देखेंगे गॉथिक स्टाइल भी पढ़ना है, ठीक है। पहले तो हम लोग बस 3 मेन को कर लेते थे, लेकिन आप बस कलिंगा से रिलेटेड, कलिंगा आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी इस बार NTPC के अंडर ग्रेजुएट के मेंस में पूछा गया था, ठीक है, कि ये जो मंदिर है या फिर कुछ तो ऐसा था कि ये कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो आंसर था कलिंगा स्टाइल, ठीक है। तो ये सारे चीज़, ये पहले UPSC में ये सब टॉपिक को कवर किया जाता था आर्ट एंड कल्चर में, अभी आपको भी पढ़ना है टेम्पल आर्किटेक्चर को पूरा, उसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उससे अब आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहा है, तो जैसे ना कि जैसे कॉमन टॉपिक हो गया ना, उसमें तो सब कर लेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, जैसे NTPC में 100 क्वेश्चन आता है, उसमें 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सब कर लेंगे। कट ऑफ कहाँ जा रहा है अभी? 85, 80 अच्छे जो डिफरेंट जोन में है, ठीक है, 85, 80, तो ये कब आएगा? ये तब आएगा जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएंगे, जो थोड़ा उतना पॉपुलर नहीं, कॉमन नहीं, वहीं से कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। तो जो लोग ये 70 क्वेश्चन तो सभी के सब कर लेंगे, वो तो एवरेज मार्क्स हो जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ना है ताकि आप कट ऑफ को क्लियर कर सके और अच्छा एक पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर सके, सारे पोस्ट का कट ऑफ क्लियर हो, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो। इसके लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप एग्जामिनर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी बृहदेश्वर टेम्पल क्या है, कहाँ है? ये तंजावुर में है, ठीक है। ये चोला आर्किटेक्चर है और ये यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा शिवलिंग है, इसके लिए फेमस है बृहदेश्वर टेम्पल, चोला आर्किटेक्चर, ठीक है, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो व्हाट इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मामल्लपुरम अपार्ट फ्रॉम ड डांस फेस्टिवल? मामल्लपुरम में डांस फेस्टिवल के अलावा और क्या मेन अट्रैक्शन है? तो यहाँ पे मामल्लपुरम में जो डांस फेस्टिवल के अलावा है ना, यहाँ पे जो एक रथ मंदिर होता है, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम दोनों एक ही जगह है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत फेमस है, ठीक है। ये पल्लवा के टाइम हुआ करता था, तो वहाँ पे डांस फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, मंदिर है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मामल्लपुरम ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये पल्लवा लोग ने ये बनाया था, कब से कब तक रूल किया था? 7th to 8th सेंचुरी CE में ये लोग रूल करते थे, और महाबलीपुरम का रथ टेम्पल इन्होंने बनवाए थे। इसका जो मेन अट्रैक्शन क्या क्या है? सोर टेम्पल है, ठीक है, एक मंदिर है स्टोन का मंदिर जो समुद्र की तरफ सी फेसिंग है, ठीक है। पंचरथ, जो रथ मंदिर बोल रहे हैं ना, 5 रथ का 5 मंदिर है मोनोलिथिक रॉक का, मतलब एक ही रॉक को काट के एक एक मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो एक एक रॉक से एक एक मंदिर बनाए, जो पंचरथ है वो मोनोलिथिक रॉक जो टेम्पल है, सोर टेम्पल जो सी फेसिंग टेम्पल है, और अर्जुना स्पिनेस, ये क्या है पता है? ये चीज़ अर्जुना स्पिनेस को ये चीज़ है, ठीक है। ये 3 चीज़ों के लिए ये
डिसेंट ऑफ द गैंजेस, इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी चीज़ को, ठीक है। इसके लिए अब मैसिव रॉक रिलीफ स्कल्पचर, मतलब ये क्या है, एक रॉक के ऊपर कुछ कुछ मतलब स्कल्पचर बनाया हुआ है, तो इसी चीज़ के लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिहारस इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। अभी हम लोग पढ़े बिहार किस लिए था, रेसिडेंशियल प्लेस था, टू सर्व एज रेसिडेंशियल प्लेस फॉर बुद्धिस्ट प्रीस्ट। तो बुद्धिस्ट मॉन्क को ना बुद्धिस्ट भिक्खू भी बोलते हैं, बुद्धा भिक्खू ऐसे इन लोगों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहाँ रहते थे, बिहार में, और इन लोगों का मंदिर क्या है, चैत्य, चैत्य के अंदर क्या रहता है, स्तूपा, ठीक है। लिविंग क्वार्टर होते हैं, यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है, पढ़ते थे, मेडिटेशन करते थे, अपने डिसाइपल जो है उन लोग को पढ़ाते थे, ठीक है। और ये क्या है, सेंट्रल हॉल और कोर्टयार्ड, ऐसे एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था, यहाँ पे छोटे छोटे रूम होते थे जहाँ पे ये लोग सब रहते हैं, ठीक है। टू हाउस रेलिक्स, रेलिक्स क्या है, अवशेष, अवशेष कहाँ रहते हैं, स्तूपा में रहते हैं, ठीक है। टू सर्व एज मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन हॉल क्या है, जहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, चैत्य, ठीक है। पब्लिक गैदरिंग कहाँ होता है, चैत्य में होता है, ठीक है। व्हाट आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द मीनाक्षी टेम्पल अम्मन टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल नोन फॉर, कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल से, साउथ का है तो द्रविडियन स्टाइल से ये बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका इसका गोपुरम का पिक्चर मीनाक्षी टेम्पल का, ठीक है। कहाँ है, मादुराई तमिलनाडु में है, अभी हम लोग पढ़े द्रविडियन स्टाइल में है, ठीक है। किस लिए फेमस है, हजार जो हॉल है उसके लिए फेमस है, बड़ा गोपुरम है उसके लिए फेमस है, ठीक है। पिरामिड शेप टेम्पल टावर जो विमान है, ये आपका जैसे अभी फोटो देखे ना, कहाँ थे, ये पिरामिड शेप का है, ठीक है। मल्टीपल मंडप हॉल है, ठीक है। ह्यूज गोपुरम के लिए ये फेमस है, ये है आपका ह्यूज गोपुरम। गॉथिक स्टाइल क्या है, जो यूरोपियन चर्च का जो स्टाइल है, जो आर्किटेक्चर है, उसी को गॉथिक, गॉथिक से इस बार सीजीएल में भी क्वेश्चन बना था, अभी यहाँ पे भी है, तो गॉथिक भी पढ़ना है। रोमन आर्किटेक्चर क्या है, एंशिएंट यूरोपियन आर्किटेक्चर को रोमन आर्किटेक्चर कहा जाता है। और इंडो सरानी क्या है, मिक्सर ऑफ इंडियन और इस्लामिक स्टाइल, इंडिया फिर यूरोपियन स्टाइल, इसको मिक्स करके जो आर्किटेक्चर बनते थे वो इंडो सरानिक है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, जो आपका ना गॉथिक आर्किटेक्चर ये सीजीएल में आया था या फिर रेल के किसी एग्जाम में आया था, जो पॉइंटेड आर्च है, ठीक है, रिप्ड वॉल्ट, ठीक है, इसको रिप्ड वॉल्ट बोलते हैं, और फ्लाइंग बट्रेस, इसको फ्लाइंग बट्रेस, ये तीनों गॉथिक आर्किटेक्चर का फीचर है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि ये जो पॉइंटेड आर्च है, रिप्ड वॉल है, फ्लाइंग बट्रेस, ये किस आर्किटेक्चर का फीचर है। तो ये जो देख रहे हैं जो आपका ये आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। और ये है आपका इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर, जो इंडो गॉथिक हो गया, मुगल गॉथिक हो गया, तो ये है आपका विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो है, ये इसी स्टाइल से बना हुआ है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडो सारासेनिक, ये लोग मेंशन कर दिया है ना, तो जरूर आगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देख सकते हैं आप कि इंडो सारासेनिक, अभी जब एग्जाम में कठिन क्वेश्चन बनाएगा ना, तो बोलेगा कि इसमें से ऐसे 4 नाम दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा है जो इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फेमस काली टेम्पल इन इंडिया, कालीघाट, इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कालीघाट है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये है 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ जो है ना, ऐसा शक्तिपीठ क्या है ना, ऐसा माना जाता है कि जब सुदर्शन चक्र से देवी दुर्गा का 51 पार्ट कर दिया था भगवान विष्णु ने, तो एक एक पार्ट एक एक जगह में जाके गिरा था, तो उसमें से जो आपका दाहिने पैर का जो उंगली है वो माना जाता है यहाँ पे गिरा था कालीघाट में, तो वो जहाँ जहाँ पे देवी का पार्ट गिरा है वहाँ पे एक एक शक्तिपीठ बन गया है। तो ये 51 शक्तिपीठ में से एक है कालीघाट, जहाँ पे देवी का राइट पैर का जो उंगली है वो गिरा था, ठीक है। कहाँ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये है, गंगा के किनारे, ठीक है। असम में फेमस टेम्पल क्या है, कामाख्या है। महाराष्ट्र में तुलजा भवानी जो टेम्पल है वो बहुत फेमस है। और उड़ीसा में क्या है, आपका सबको पता है कि भीमला टेम्पल भी है, आपका जो सबसे जगन्नाथ मंदिर है वो फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द टॉम ऑफ शेरशाह लोकेटेड। शेरशाह का टॉम कहाँ है, सासाराम में। ये देख सकते हैं आप पिक्चर, एक आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीचों बीच ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। शेरशाह सूरी कहाँ है, सासाराम बिहार में, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है, ठीक है। मिडिल ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक, रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है, ठीक है। और कौन से डायनेस्टी से थे, सूर डायनेस्टी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ केव कॉम्प्लेक्स। कि कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो केव कॉम्प्लेक्स है विथ स्टनिंग पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो क्या है, अजंता केव है। यहाँ पे फोटो हम लगाए क्या, हाँ देख सकते हैं कि इतना इतना अच्छा अच्छा पिक्चर है, जो बुद्धा के जो जन्म का कहानी है, बुद्धा के जातक का टेल्स है, वो पिक्चर के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बाहर से फोटो है आपका अजंता केव का, ये अंदर का जो ये है देख सकते हैं कि बुद्धा का कितना मूर्ति यहाँ पे
बनाया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो अजंता केव है यहाँ पे 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव है, ठीक है। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने बुद्धिस्ट केव है, तो 30 कहाँ पे है, औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, वहाँ पे ये है, ठीक है। मैग्निफिसेंट वॉल पेंटिंग जो अभी हम देखे, ठीक है, और स्कल्पचर ये है आपका वॉल पेंटिंग, ये है स्कल्पचर्स इसके लिए ये, और ये क्या दर्शाते लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, जातक का टेल, ये सब इस पिक्चर के माध्यम में बताया जाता है, ठीक है। कब बना था, मौर्य के टाइम में, जब नॉर्थ इंडिया में मौर्य का शासन हो रहा था ना, तो 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी CE के अंदर ये सब बना था, ठीक है। कुछ गुप्ता के टाइम पे भी बना था, कुछ मौर्य के टाइम पे बना था, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑप्शन देख लेते, जो है बादामी केव, ये कहाँ है, कर्नाटका में है। ये चालुक्यन रॉक कट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है बादामी केव। ये पूछा जाता है केव वगैरह से भी क्वेश्चन कि ये केव कहाँ है, वो केव कहाँ है, ये केव किसने बनवाया है, तो बादामी चालुक्य ने बनवाया है। भीमबेटका ये तो बहुत पुराना है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है भीमबेटका केव, ठीक है। और एलिफेंट केव है, ये तो मुंबई में है, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, एलिफेंटा केव। ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज एन इम्पॉर्टेंट साइट इन व्हिच रिलीजन। सांची का जो स्तूपा है, स्तूपा किन रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट साइट होता है, बुद्धिज्म का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्तूपा, इसको हर्मिका कहा जाता है और इसको छत्र कहा जाता है। ये है आपका तोरण, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में था, ऑप्शन में तो नहीं था, कहाँ तो था, हाँ ये है जो हर्मिका छत्र, ये ऊपर में रहता है, इसको तोरण बोलते हैं। ये स्तूपा का फीचर से भी क्वेश्चन आता है, ये अंडाकार शेप का है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ग्रेट स्तूपा एट सांची, सांची का स्तूपा कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में ये है, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जो अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी CE में। और ये स्तूपा किस लिए होता है, पूजा का स्थान होता है, ठीक है। मेडिटेशन, बुद्धिस्ट लोगों का पूजा का स्थान और मेडिटेशन का स्थान होता है स्तूपा, ठीक है। तो इतना ही था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर जो आएगा ना, वो RRB JEE में जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन थे उसके ऊपर आएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पिन कमेंट में और चैनल में भी आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।